डियर स्टूडेंट्स, मैं फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले अपने करियर फाउंडेशन रांची झारखंड के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं। आज हम लोग यूजीसी एनटीए नेट जेआरएफ के सिलेबस के आधार पर और आगामी झारखंड में जो होने वाली है जेट जैसी परीक्षाएं, जिसमें असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर विभिन्न विश्वविद्यालयों और कॉलेजेस में पढ़ाने के अवसर आप सभी को मिलेंगे, उसी पाठ्यक्रम के आधार पर पॉलिटिकल साइंस का एमसीक्यू प्रैक्टिस मॉडल सेट 2 पर हम लोग आज डिस्कस करेंगे। और ऑलरेडी हमने पिछले क्लास में, लास्ट क्लास में मॉडल 1 पर डिस्कशन किया था, जिसमें हम लोगों ने 1 to 50 1 से 50 क्वेश्चंस लिए थे। आज के मॉडल सेट में 51 से 100 क्वेश्चंस हैं। सभी का एक्सप्लेनेशन भी आज होगा और सभी क्वेश्चंस या तो प्रीवियस ईयर्स में पूछे जा चुके हैं और कुछ मॉडल सेट से सेलेक्ट किए गए हैं। पॉलिटिकल साइंस के इस सेशन में जितने लोग हमारे साथ जुड़े हैं, मैं आशा करता हूं कि सभी लोग इसका बेनिफिट उठाएंगे और अपना आंसर भी सेंड करेंगे। और किसी तरह की अगर कोई डाउट इसी चीजें होगी तो उस पर भी आप अपनी रिएक्शन या क्वेश्चंस दे सकते हैं और हम लोग प्रयास करेंगे कि उसको सॉल्व करें, और ऐसा यहाँ होता है। ठीक है, चलिए हम लोग आते हैं और अपने डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। आज हम लोग पॉलिटिकल साइंस के एमसीक्यू प्रैक्टिस मॉडल सेट 2 पर बात करते हैं। ठीक है, आइए। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जेट 1 to 5 और 6 to 8 की जो हमारे यहाँ कोर्सेस स्टार्ट हो रही है, ठीक है, एकदम द बेस्ट क्वालिटी वाली ये कोर्सेस और रेट मिनिमाइज पर ना, ये देखिए 1 to 5 6 to 8 के प्राइजेस भी दिए गए हैं। लाइव और रिकॉर्डिंग हमारे पास कोर्सेस है। ठीक है, इधर देखिए जैसे सी टॉपर बैच की जो ऑफलाइन ऑनलाइन जो हमारी कोचिंग व्यवस्था है, वो देखिए सारा लिखा हुआ है। ऑफलाइन में 5000 है, ठीक है, इसकी क्लासेस ऑलरेडी चल रही है ऑफलाइन ऑनलाइन, ये सारी कोर्सेस है। ठीक है, हम लोग आते हैं अपने क्वेश्चन के पैटर्न पर और हम लोग बात करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को के क्षेत्राधिकार में नहीं आता? आपने यूनेस्को का नाम सुना होगा, यूनेस्को। हाँ, यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या होता है आप लोगों को पता होगा। पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थियों को 100% पता होना चाहिए। यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ये यूनेस्को अस्तित्व में आया था 16 नवंबर 1960 को, और ये यूएनओ का एक पार्ट है, यूएनओ का एक अंग के तौर पर यह अस्तित्व में आया था। यहीं से आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि यूनेस्को के क्षेत्राधिकार में इनमें से कौन नहीं आता? जलवायु परिवर्तन, शिक्षा, संस्कृति, साइंस। तो देखिए नाम से ही क्लियर हो रहा है ना, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन साइंटिफिक कल्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें साइंस आ गया, कल्चर आ गया, एजुकेशन आ गया, एजुकेशन आया, कल्चर आया, साइंस आया, नाम से ही पता चल गया ना। ठीक है, यूनाइटेड नेशन, ई से एजुकेशन हो गया, हुआ ना, ई से एजुकेशन हो गया, एस से साइंस साइंटिफिक यानी कि साइंस हो गया, सी से कल्चर हो गया। ऐसे भी पकड़ लीजिए तो 3 चीज तो आपका ऐसे ही आ गया, लेकिन जलवायु परिवर्तन इसमें शामिल नहीं है ना। जलवायु परिवर्तन यूनेस्को के क्षेत्राधिकार में नहीं है, बाकी शिक्षा, संस्कृति और साइंस है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 52,
ठीक है, आप भी आंसर भेजेंगे तो अच्छा होगा, जो लोग क्लास से जुड़े हुए हैं। चलिए आगे आते हैं। 52 है। 52 क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन से भ्रमणशील गुप्तचर नहीं है? ठीक है, ये क्वेश्चन मौर्य काल से पूछा गया है। मौर्य काल, जिसमें हम लोग खास तौर से कौटिल्य या चाणक्य को पढ़ते हैं ना, जो प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन का पाठ है। और कौटिल्य या चाणक्य, जिसके बचपन का नाम विष्णुगुप्त था, उनके द्वारा प्रतिपादित जो सप्तांग का सिद्धांत है, षड्गुण नीति है, ठीक है, और इसके अलावे आपका मंडल सिद्धांत है, उसके अंतर्गत तो इस चाणक्य ने गुप्तचरों की व्याख्या की है। गुप्तचरों की, ये गुप्तचरों को क्या बोलते हैं? दो तरह के गुप्तचर हैं, एक है संस्था और एक है संचार। संस्था एक जगह से रहकर जासूसी करता है और संचार घूम घूम कर करता है। लेकिन यही चाणक्य जो है वो गुप्तचरों को एक जगह गूढ़ पुरुष भी कहता है। गुप्तचरों को क्या बोलता है? गूढ़ पुरुष, और दो भागों में बांटता है, संस्था और संचार। तो देख लीजिए, इसके आधार पर देखा जाए ना, तो स्त्री तो नहीं है, ठीक है, रसद भी नहीं है, रसद का मतलब तो युद्ध की सामग्रियां जमा करना होता है, ठीक है, तापस बोला गया है, और वैदेहक, ये दोनों को गुप्तचर के तौर पर उल्लेख हुआ है प्राचीन भारतीय इतिहास में। तो देखिए 3 और 4 आंसर आपका सही है, ठीक है। चलिए आगे आते हैं। अगला क्वेश्चन 53 है। बौद्ध दर्शन में राजा की संप्रभुता के 7 घटकों को प्रदर्शित करने वाले विचार निम्नलिखित में से कौन से? पहले ये याद रख लीजिए क्वेश्चन आया कहां से। हमारे सिलेबस में देखिएगा आप, राजनीतिक चिंतन में, इंडियन पॉलिटिकल थॉट में देखिएगा कि एक दिया है बौद्ध धर्म जुड़ा हुआ, आगनासुत। आगनासुत ये क्या है? ये बौद्ध धर्म, ये बौद्ध धर्म के दिघ निकाय से जुड़ा हुआ है। ये बौद्ध धर्म के ग्रंथ दिघ निकाय का एक पाठ है आपका अग्नासुत। इसी अग्नासुत बौद्ध धर्म में, ठीक है, राजा की संप्रभुता के 7 घटकों को प्रदर्शित करने के लिए जो विचार दिए गए हैं, उनमें से कौन से हैं? ये क्वेश्चन है आपका 53 में। पहले क्वेश्चन को समझना पड़ता है ना। तो चक्र जो शक्ति या संप्रभुता का प्रतिनिधित्व करता है, ये है, ठीक है। शासित क्षेत्र पर नियंत्रण, ये भी है, इसमें हाथी, अश्व तथा पार्षद का उल्लेख है, ठीक है। नियंत्रण का आधार स्त्री, मणिरत्न तथा महापति रत्न, यह भी है। शासन का अधिकार राजा प्रजा, यह नहीं है, ये नहीं है। तो 1 2 3 है, तो आंसर हो गया ए, क्योंकि ए में 1 2 3 दिया हुआ है। क्लियर है? आगे आते हैं। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन, ये बहुत ही फेमस है आपका ब्रेटन वुड्स सम्मेलन, और इस सम्मेलन में दुनिया के कई महत्वपूर्ण संस्थाओं को स्थापित किया गया। यह दुनिया की महत्वपूर्ण संस्थाएं ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के बाद अस्तित्व में आया। क्वेश्चन नंबर आपका है 54, ठीक है। 54 क्या क्या आया? ठीक है, IBRD एक बैंक है, वो नहीं आया। UN तो पहले से था, इससे यूनाइटेड नेशंस, राष्ट्र संघ, ये नहीं आया। WTO किसका उत्तराधिकारी है? गैट का, गैट का ये उत्तराधिकारी है। केवल IMF यानी कि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष
इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ही ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के बाद अस्तित्व में आया था। इसमें एक चीज और वो लिख सकते हैं कि एक और IBRD ना, इंटरनेशनल बैंक एंड डेवलपमेंट, ये भी आया है, ठीक है, सॉरी, ये भी आया है आपका 1 और 2, 54 ना, तो 1 और 2 भी आया है। 2 को लिखे, 2 मैंने देखा नहीं, ठीक है, 2 है। तो ये अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष IBRD बैंक जो है वो दोनों ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के पश्चात अस्तित्व में आया था ना। तो देखिए 1 और 2 कहीं ऑप्शन है, ए में है, तो आपका ए आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ तापन उत्पन्न करने में, तापन का मतलब होता है तापमान, टेम्परेचर, जलवायु टेम्परेचर उत्पन्न करने में योगदान नहीं करता है। यानी कि जलवायु में जो तापमान या टेम्परेचर बढ़ता है ना, उसमें से कौन एक ऐसा है जो जलवायु में तापमान बढ़ने के लिए उत्तरदायी नहीं है। यह क्वेश्चन आपका क्लाइमेट चेंज से आया है, जो आपके यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस के पाठ्यक्रम में है। क्वेश्चन नंबर 55 है आपका, ठीक है। तो इसमें आते नीचे से, जलवाष्प की कोई भूमिका नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड से जलवायु का टेम्परेचर तो बढ़ता है लेकिन डायरेक्ट वो नहीं बढ़ता, ठीक है। सल्फर तथा नाइट्रोजन ऑक्साइड से करने में योगदान नहीं करता है। तो ठीक है, ये भी देख लीजिए, ये भी भूमिका निभाता है। मीथेन तो निभाता ही है, CH4, इसको हम लोग गोबर गैस भी कहते हैं, ठीक है, या हरित गैस भी कहते हैं। तो 1, 2, 3 की भूमिका महत्वपूर्ण है, ये तीनों की। लेकिन सल्फर तथा नाइट्रोजन ऑक्साइड की कोई भूमिका नहीं है जलवायु परिवर्तन में तापमान बढ़ाने के लिए। तो कौन नहीं बोल रहा है ना, तो हमारा आंसर ए हो गया, क्योंकि ये तीनों तो निभाता है, BCD निभाता है लेकिन ए नहीं निभाता। क्वेश्चन नंबर 56 देख लीजिए, आराम से एकदम ना, इत्मीनान से हम लोग चलेंगे, जरा लेट लतीफ नहीं करना है। संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा द्वारा UNHCR क्या है, पहले समझिएगा तब पता चलेगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ की जनरल असेंबली महासभा ने इसे कब स्थापित किया या कब इसे पारित किया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 56 ये है आपका यूनाइटेड नेशंस, ठीक से लिख लीजिएगा, यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज, यानी कि शरणार्थी होता है ना, शरणार्थी, रिफ्यूजीज यानी रिफ्यूजियों के लिए, शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने या संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा जनरल असेंबली ने UNHCR की स्थापना की थी, यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर रिफ्यूजीज, ठीक है। उसका डेट बताना है कि इनमें से कब किया था, ठीक है। तो 56 है आपका, कब किया था, 13 दिसंबर 1951 को, यानी कि संयुक्त राष्ट्र सभा की महासभा जनरल असेंबली ने यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज की स्थापना कब किया था, 13 दिसंबर 1951 को। तो ये आंसर हो गया। आप समझ सकते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसी टाइप के क्वेश्चन आपके जेट में पूछे जाएंगे, झारखंड असिस्टेंट प्रोफेसर में। अभी तक आपकी जेट की परीक्षाओं का संचालन की प्रक्रिया शुरू हो जाती, लेकिन नहीं हुआ, क्योंकि JPSC ने झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि झारखंड असिस्टेंट प्रोफेसर की एग्जामिनेशन ऑर्गेनाइज करने की जिम्मेदारी दिया था NTA को, नेशनल टेस्ट एजेंसी को, जो आपकी नेट JRF की परीक्षाएं लेती है। लेकिन NTA ने यह जेट की परीक्षा लेने से इनकार कर दिया। अब ये परीक्षा JPSC को लेना है, इसलिए थोड़ा विलंब हो रहा है, लेकिन आप सभी अपनी तैयारी को बखूबी बनाए रखिए। 57 भारत तथा एशियान में
किन क्षेत्रों में सहयोगी संबंध है? एशियान समझ रहे हैं ना, ASEAN, एशियान, ठीक है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्टर्न एशियन नेशंस, इसका मतलब होता है, ठीक है। अब देखिए ये कौन, भारत तथा एशियान के बीच में किन क्षेत्रों में आपस में पारस्परिक सहयोग का संबंध है? एशियान हम लोगों को पढ़ना है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, ठीक है। एशियान है, सार्क है, ठीक है, 57 है ये ना, ठीक है। किसमें है? आर्थिक क्षेत्र में है, सुरक्षा में है, आतंकवाद विरोधी क्षेत्र में है, तो आंसर हो गया सभी, ठीक है। एशियान और भारत के बीच इन तीनों क्षेत्रों में सहयोग करने पर बातें तय हुई है। क्वेश्चन नंबर 58, गुट निरपेक्षता का सिद्धांत भारत की किस संस्कृति के अनुरूप था? यानी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद दोनों महाशक्तियां यूएसए और यूएसएसआर के बीच जो एक डायलॉग वार हुआ, वाक युद्ध, जिसे हम शीत युद्ध, कोल्ड वार के नाम से जानते हैं, और इसी कोल्ड वार के गर्भ से गुट निरपेक्ष आंदोलन का जन्म हुआ था, ठीक है, जिसके संस्थापक 3 लोग थे। भारत से पंडित जवाहरलाल नेहरू, यूगोस्लाविया से कौन थे? मार्शल टिट्टो, और मिस्र से कर्नल नासिर, ठीक है। तो कैसा नीति था ये आपको यहां पे बताना है ना। तो ये मिश्रित संस्कृति भी थी और सार्वमान्य संस्कृति भी, तो आंसर हो गया सी। क्वेश्चन नंबर 59, आसियान निम्न के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया के रूप में उभरा। अब आसियान अस्तित्व में कैसे आया? आसियान जो है यानी कि दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों का संगठन अस्तित्व में जो आया है, ठीक है, ये अस्तित्व में आया था आपका कब? 8 अगस्त, यानी कि 8 अगस्त 1967 में एशियान अस्तित्व में आया था, ठीक है। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्टर्न एशियन नेशंस ये अस्तित्व में आया था। अब ये एशियान अस्तित्व में आया था तो किसके प्रतिक्रिया स्वरूप आया था? सच पूछा जाए तो दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों में, ठीक है, चीन के साम्यवादी प्रसार के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया के स्वरूप एशियान अस्तित्व में आया था। तो हम लोग क्या लिखेंगे? साम्यवादी विस्तारवाद के विरुद्ध यह आया था, तो आंसर हो गया बी। नेक्स्ट, भारत तथा एशियान के मध्य मुक्त व्यापार समझौते पर, यानी कि आप एशियान से, फिर क्वेश्चन है ना, एशियान और इंडिया के बीच फ्री ट्रेड ट्रीटी यानी कि FTT ये कब अस्तित्व में आया था? यानी कि एशियान और भारत के बीच मुक्त व्यापार जो समझौता हुआ था उसमें, ठीक है, कौन एक एशियान का सदस्य हस्ताक्षर नहीं किया था? ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। और ये हुआ था कब? 8 अक्टूबर 2003, याद रखिएगा, 8 अक्टूबर 2003। पहले ये समझ लीजिए अच्छा से कि एशियान और भारत के बीच में मुक्त व्यापार जो समझौता हुआ था वो 8 अक्टूबर 2003 को हुआ था। और कब हुआ था और किस सम्मेलन में हुआ था? अगर आप जानना चाहते हैं तो ये हुआ था बाली में। और बाली कहाँ है? इंडोनेशिया में, लेकिन इस इंडोनेशिया के बाली में, इस सम्मेलन में, एशियान के सम्मेलन में, इस समझौते पर इनमें से एक देश हस्ताक्षर नहीं किया था। वो आपसे आंसर पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर
1960 में, ठीक है। और वो आंसर है आपका फिलीपींस। फिलीपींस ने हस्ताक्षर नहीं किया था, बाकी सब लोग किया था। 61 अब मैच करना है ना, WTO, IMF और सार्क और IDA ना, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, इसको मैच करना है। और इजी है कि किससे उसको कौन किससे संबंधित है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 61, ठीक है। 61 आते हैं तो ये पहला क्या है, WTO, विश्व व्यापार संगठन ना, विश्व व्यापार संगठन है। तो इसका है सामान्य व्यापार में मात्रात्मक प्रतिबंधों के उपयोगों को देखना। और उसके बाद है आपका IMF, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। तो इसका काम है भुगतान संतुलन में असंतुलन को ठीक करने के लिए वित्त सहायता करना। सार्क जो है ना, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन जो कंट्रीज है, ठीक है। तो C का है आपका, ये हो गया दक्षिण एशियाई, साउथ एशिया मैंने कहा, और इसका ये हो जाएगा। इस हिसाब से देखा जाए तो A का 2, B का 1, C का 4 और D का 3। देखिए 3 में है, तो यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 62। अब कथन है सुरक्षा परिषद शांति एवं सुरक्षा बनाए रखने के लिए मूलभूत उत्तरदायित्व का वहन करती है। यह संयुक्त राष्ट्र का एकमात्र कार्यवाही अभिकरण है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 62 तो सही है, ठीक है। ये दोनों सही है और सही व्याख्या भी करता है। क्यों? क्योंकि यूएनओ की सिक्योरिटी काउंसिल की अनुमति के बिना, सिक्योरिटी काउंसिल के जो 5 परमानेंट मेंबर हैं, ठीक है, USA, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, सोवियत रूस और चाइना, उनकी अनुमति के बिना यूएनओ कोई भी कार्यवाही नहीं करती है। यानी कि RA की सही व्याख्या भी कर दिया। तो आंसर क्या हो गया कि AR दोनों सही है और RA की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट है आपका नीति निर्देशक तत्व, जिसको संविधान में 42वें संशोधन द्वारा स्थान मिला, वो कौन कौन है। यानी कि भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद कितना है, 36 से 51 के बीच जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट दिया गया है, उसमें 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976 के अंतर्गत इनमें से किसको शामिल किया गया है, ये आपको आंसर देना है। 63 है, ठीक है। इसमें पर्यावरण की रक्षा जो आर्टिकल 48A में है, ये शामिल किया गया है। इसको शामिल नहीं किया गया है, इसको नहीं किया गया है, ये पहले से है, और इसको नहीं किया गया है। तो आंसर हो गया A, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं अवैधानिक रूप से निरुद्ध किए जाने पर न्यायालय द्वारा कौन सा आलेख रीट जारी किया जाता है। यानी कि गैर कानूनी तरीके से कोई भी काम करने पर उच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट किस तरह का रीट या लेख जारी कर सकता है, ठीक है। तो आपको इसमें बोलना है बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, निषेधाज्ञा या अधिकार परीक्षा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 64 ना, तो ये बंदी प्रत्यक्षीकरण जारी करता है, सिंपल सी बात है। नेक्स्ट है आपका लोक प्रशासन है क्या, सरकार का आधार, राष्ट्रीय एकीकरण का औजार, समाज में स्थिरीकरण की एक शक्ति है, सेवाएं उपलब्ध कराने का औजार है, मानव संसाधन विकास का एक औजार है। इसमें से चुनना है कि कौन सही है लोक प्रशासन की दृष्टि से। क्वेश्चन नंबर है 65, ठीक है। ये भी सही है, ये सही, ये सही, ये सही, 1 2 3 4 5 सबका संबंध लोक प्रशासन से है। देखिए तो कहां पे है, देखिए इसमें है बी में, 1 2 3 4 5, तो आपका बी आंसर हो गया। नेक्स्ट आइए, भारत सरकार की विधि निर्मात्री संस्था में अतिरिक्त सदस्यों की संख्या 10 से 16 कर दी गई,
तथा गैर सरकारी सदस्य कम से कम 40% कर दिए गए। ऐसा प्रावधान कब किया गया? इसका संबंध किससे है? ब्रिटिश शासन काल में जो भी कानून या अधिनियम पारित किए गए हैं वहां से ये क्वेश्चन पूछ रहा है। 66, ठीक है, 66। तो ये हुआ था आपका भारतीय परिषद अधिनियम 1892 में ये व्यवस्था की गई थी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दबाव में ब्रिटिश सरकार ने इस अधिनियम को पारित किया था। तो ये सी आंसर हो गया आपका। नेक्स्ट है, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम को किस अन्य नाम से जानते हैं? बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। इसको 1909 का भारतीय परिषद अधिनियम के नाम से जानते हैं। तो ये क्वेश्चन हो गया, ठीक है, आंसर हो गया आपका। नेक्स्ट है, पंचायती राज से संबंधित निम्न समितियों का कालक्रमों में व्यवस्थित कीजिए। नीचे दी गई कूट से भरिए। तो जीवी के राव समिति 1986, ये रिपीट कर दिया, इससे पहले भी पूछा गया था। लक्ष्मीमल सिंघवी 1985 और बी आर मेहता 1957 और अशोक मेहता समिति 1977। इस आधार पे मिला लीजिए और अपना आंसर निकाल लीजिए, ठीक है, निकल जाएगा ना। क्या होगा? 3 4 2 3 4 2 1 3 4 2 1 ना, निकाल लीजिए, इजीली मिल जाएगा आंसर। नेक्स्ट है, सम्मिलित कीजिए, मैच कीजिए। एक तरफ मौलिक अधिकार है, एक तरफ आर्टिकल दिया हुआ है। समानता का अधिकार 14 से 18 में है, सब जानते हैं। वाक्य स्वतंत्रता का अधिकार यानी कि बोलने की आजादी जो है वो 19 में है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार आपका 25 में है और संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32 में है। ये देखिए इसमें है, ठीक है। अब मिला सकते हैं इजीली, यानी कि ए का 1 ना, ए का 1 और बी का आपका 4 और सी का आपका हो गया 2 और डी का आपका 3 ना, डी का 3। तो 1 4 2 3, ठीक है, 1 4 2 3 सी में है, ये आंसर हो गया। नेक्स्ट में आइए, कथन ए, सार्वजनिक मताधिकार का तात्पर्य वास्तव में वयस्क मताधिकार से ही होता है, ठीक है। राज्य में मत देने का अधिकार केवल वयस्कों को ही दिया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है आपका 70, ठीक है, दोनों सही है ना। तो आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है, तो आंसर हो गया ए। ज्यादा इसमें दिमाग लगाने की आवश्यकता भी नहीं है। यदि वित्तीय संकट की घोषणा की जाए, हम लोग जानते हैं ना कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद कितना में है? 360 में वित्तीय आपातकाल की घोषणा का प्रावधान किया गया है। इसका केंद्र और राज्य के संबंधों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसमें से सिलेक्ट करके आंसर निकालना है आपको। अगर मान अभी तक लगा नहीं है, फिर भी अगर राष्ट्रपति आर्टिकल 360 के अंतर्गत वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर दे तो केंद्र और राज्य के बीच संबंधों में क्या प्रभाव पड़ेगा, ये आपको आंसर निकालना है, ठीक है। राज्य विधायिकाओं को धन विधेयक बनाने के अधिकार से वंचित कर दिया जाता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। राष्ट्रपति उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को छोड़कर, ये भी इस पर विचार ही नहीं करेंगे। राष्ट्रपति उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों सहित राज्य के सभी न्यायालयों को, ये सही है, ये सही है, क्योंकि वित्तीय आपातकाल ही एक ऐसी स्थिति है जिसमें सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, राष्ट्रपति के वेतन में कटौती की जा सकती है। तो आंसर हो गया सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में है, ठीक है। जनसंख्या नियंत्रण तथा परिवार नियोजन, ये समझते हैं ना, समवर्ती सूची, जिस पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सके और दोनों के बनाए गए कानून पर विवाद हो जाए तो अंतिम निर्णय या अंतिम किसकी बात मानी जाएगी? केंद्र के कानून का, ठीक है। तो 72 है ना, 72। तो जनसंख्या तथा नियंत्रण परिवार नियोजन हो गया, प्रति व्यक्ति कर हो गया, निर्यात हो गया, लोक स्वास्थ्य, देखिए ये है ना, इसको डाला गया है आपका समवर्ती सूची में।
42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के अंतर्गत। नेक्स्ट है, किन किन परिस्थितियों में राष्ट्रपति संसद का संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है? ठीक है, एक सदन द्वारा पारित विधेयक को दूसरे सदन द्वारा रद्द कर देना तो बुला सकता है। ठीक है, 73। दूसरा है आपका, एक सदन द्वारा विधेयक पारित संशोधन दूसरे सदन द्वारा स्वीकार न करे तो भी बुला सकता है। एक सदन द्वारा विधेयक की प्राप्ति 6 माह से कोई लेट कर दे तो भी बुला सकता है। वास्तव में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन या संयुक्त बैठक बुलाने का जो प्रावधान है वो आपका अनुच्छेद 108 में है। ठीक है, बुलाता राष्ट्रपति है, लेकिन इस अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष या स्पीकर करते हैं। तो सब स्थिति सही है, तो आंसर हो गया डी। आंसर क्या हो गया? डी हो गया। ठीक है, आगे आइए। राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया को संविधान में संशोधन द्वारा बदला जा सकता है, परंतु इस प्रकार का संशोधन क्या जरूरी है? बोलिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 74 है। ठीक है, लोकसभा के 2/3 बहुमत नहीं, इससे नहीं होगा। लोकसभा तथा राज्यसभा दोनों के राज्यसभा के 2/3, लोकसभा तथा राज्यसभा के 2/3 बहुमत तथा आधे से अधिक, ये करेक्ट आंसर है, डी। नेक्स्ट है आपका 75। भारत की आजादी के बाद किन रियासतों का विलय भारत में हुआ? आजादी के बाद जूनागढ़, हैदराबाद, जम्मू कश्मीर, तीनों विवादित राज्य थे ना, तो तीनों का तो हुआ, इसमें क्या देखना है? नेक्स्ट है 76। कार्यपालिका के कानून बनाने में कौन सा तत्व समाहित है? नियमों को फ्रेमिंग करना, आपात स्थिति में अध्यादेश जारी करना, ए और बी दोनों, या फिर केवल इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर आपका है 76 है। ठीक है, तो दोनों है ना, ये भी है, क्योंकि कार्यपालिका कानून बनाने के लिए फ्रेम, रूपरेखा भी बनाती है, तो आंसर हो गया सी। नेक्स्ट है, केशवानंद भारती बनाम स्टेट ऑफ इंडिया, यानी कि आपका हो गया 1973 में सुप्रीम कोर्ट का मामला। ठीक है, अब पहली बार केशवानंद भारती बनाम भारत संघ के मामले में संविधान के मूल ढांचे या मूल संरचना पर पहली बार एक नई अवधारणा आई थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 77, तो ये ए हो गया आंसर। नेक्स्ट है 78। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं संघीय राज्य के मानकों के विपरीत है? सामान्य अखिल भारतीय सेवा, एकल एकीकृत न्यायपालिका, आपको चुनना है जो संघीय ढांचे के विपरीत माना जाता है। ठीक है, 78। ठीक है, दोनों है, दोनों संघीय ढांचे पर कुठाराघात माना जाता है, तो सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में किन देशों में अपने सैनिकों को संयुक्त राष्ट्र संघ की शांति सेना में भेजा? कोरिया, कांगो, दक्षिणी सूडान और 79। भारत तो इन देशों में अपनी सेना भेजने में शुरू से ही बड़ा तेजी दिखाया है ना, 79। आंसर स्वाभाविक है, डी है, सभी देश में भेजा है। नेक्स्ट है 80। संयुक्त राष्ट्र संघ का कौन सा संस्थान भारत में स्थापित नहीं है? बोलिए। शैक्षणिक संस्थान, वैज्ञानिक संस्थान, सांस्कृतिक संस्थान, अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान, इन चारों में यूएनओ की कौन सी संस्था है जो इंडिया में स्थापित नहीं किया गया है? क्वेश्चन नंबर 80, तो ये है, ये है, ये है, ये नहीं है। ठीक है, तो आंसर डी हो गया। क्वेश्चन नंबर 81। किस संशोधन अधिनियम द्वारा परिसीमन की जनगणना का आधार 2001 बनाया गया? परिसीमन आयोग का मतलब समझते हैं ना, परिसीमन आयोग का गठन राष्ट्रपति करता है और परिसीमन आयोग का अध्यक्ष मुख्य चुनाव आयुक्त होता है, जो प्रत्येक 10 वर्ष की जनगणना के आधार पर लोकसभा और विधानसभा के
सीटों की संख्या को तय करता है, इसको परिसीमन कहते हैं। ठीक है, अब इसमें देखिए कुल में आया है 81, तो 81 यानी कि हम बोल सकते हैं 87वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम। ठीक है, इसमें दिया है जो पारित हुआ था 2003 में। नेक्स्ट है आपका संविधान के 73वां संशोधन यानी कि पंचायती राज व्यवस्था से जुड़ा संशोधन में प्रावधान किया गया पंचायतों के नियमित चुनाव कराने के लिए महिलाओं के लिए सभी स्तरों पर सीटों का आरक्षण करने के लिए कितना किया है 33%। राज्य वित्त आयोग की संस्तुति के अनुसार पंचायतों को फंड्स का अनिवार्य रूप से हस्तांतरण। ठीक है, एक बार देख लेते हैं 82। तो ये भी है 11वीं अनुसूची में दिए गए विषयों के संबंध में पंचायतों की शक्ति अनिवार्य रूप से हस्तांतरण, ये कटा हुआ है। ठीक है, तो सभी चारों सही है, तो आंसर हो गया डी। नेक्स्ट है निम्नांकित को सही अनुक्रम में सजा दीजिए। तो भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को और संयुक्त राज्य अमेरिका में न्यू डील लेजिस्लेशन नौ संविदा कानून पारित हुआ था फ्रैंकलिन रूजवेल्ट के समय 1933 और 38 में एक बार, और उसके बाद यूरोप में मास्ट्रिक्ट संधि जो हुई थी, ठीक है, वो हुई थी 7 फरवरी 1992 को यानी कि 1992 को, और बाल्टिक राज्यों का सोवियत यूनियन यानी कि रूस में जो विलय हुआ था वो था 1940 में। अब इसके आधार पर आंसर तक आप इजीली पहुंच सकते हैं। नेक्स्ट है, अब निर्देश दे रहा है 84 से 85, किसी भी कंप्यूटर में बिना अनुमति के प्रवेश करने को हैकिंग कहा जाता है, जो वांछित नेटवर्क पर आक्रमण कर वित्तीय अपराधों में बहुतायत करते हैं। साइबर क्राइम है जो हमारे सिलेबस में शामिल है पॉलिटिकल साइंस में। ठीक है, हम लोगों को पढ़ना है साइबर क्राइम, साइबर अपराध। ठीक है, तो 84, तो आंसर हो गया ए आर, दोनों सही है और सही व्याख्या करता है बिलाल, ये दोनों एक ही बात बोल रहा है। नेक्स्ट है आपका ट्रोजन एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है, उसका कार्य कंप्यूटर नेटवर्क को मजबूत करना होता है। चुनिए इसमें से आंसर क्या है। कंप्यूटर थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ेगा, बता दे रहा हूं मैं। कंप्यूटर फर्स्ट पेपर में भी है और आपका सेकंड पेपर पॉलिटिकल साइंस में भी है। क्वेश्चन नंबर 85, ए सही है ना, ए सही है लेकिन आर गलत है। ए सही है किंतु आर गलत है। नेक्स्ट है विधान परिषद के सृजन, बनाने अथवा उत्पादन के संबंध में सही स्थिति क्या है। कैसे किसी राज्य में विधान परिषद का गठन होता है, इसके लिए संविधान में संशोधन की आवश्यकता होती है, ऐसा कुछ नहीं है। इस संबंध में संबंधित राज्य की विधानसभा एक संकल्प पारित करती है, ये सही है, जो 2/3 बहुमत से पारित करेगी। विधानसभा द्वारा पारित संकल्प के अनुसार संसद कानून बना सकती है, ये भी सही है। विधानसभा ऐसा संकल्प अपनी कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा उपस्थित विधानसभा के बहुमत से पारित करेगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका है 86। तो ये भी सही है, 2 3 4 हो गया ना। कहां पे, ये देखिए यहाँ पे है 2 3 4, पहला गलत है, 2 3 4 सही है। नेक्स्ट है हाल के वर्षों में मानव गतिविधियों के कारण वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता में बढ़ोतरी हुई है, किंतु उसमें से बहुत सी वायुमंडल के निचले भाग में नहीं रहती, क्यों, इसका कारण क्या है। ठीक है, इस टाइप के भी क्वेश्चन पॉलिटिकल साइंस में पूछे जाते हैं। 87 समुद्रों में यानी कि आपका हो गया, पढ़ लीजिए पहले 87 समुद्रों में पादप
होते हैं। ठीक है, इसको छोड़ के सब है। ठीक है, केवल 2 आंसर है, उसको छोड़ के सब गलत है। नेक्स्ट है, अमेरिका एवं पाकिस्तान में संशोधनों के माध्यम से मूल अधिकारों को संविधान में सम्मिलित किया गया है। संविधान का विकास संशोधन द्वारा होता है। 88 है आपका, 88 का ए है ना, ए आर दोनों सही है और सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट है, लोहिया ने अपनी महत्वपूर्ण कृति व्हील ऑफ द हिस्ट्री, यानी कि व्हील ऑफ द हिस्ट्री, ये राम मनोहर लोहिया की रचना है, जो भारतीय समाजवाद के प्रमुख कड़ी के तौर पर जानते हैं। आपको बताना ये है कि राम मनोहर लोहिया की इस किताब में जो इतिहास के चक्र दिए गए हैं उनमें से कौन सही है। ठीक है, 89 क्वेश्चन नंबर। एक तो ये सही है, 2 गलत है। उन्होंने चेतना, हाँ ये सही है, सॉरी सही है, और ये आपका गलत है। तो 1 और 3 सही है, तो आंसर हो गया सी। नेक्स्ट है, निम्न कथनों पर विचार कर लीजिए। नए स्वतंत्र राज्य अपनी सुरक्षा के लिए विकसित राष्ट्रों से शस्त्रों का आयात करते हैं, सही भी है। विकसित राष्ट्र नए राष्ट्रों को अपनी शर्तों पर उन्हें आर्थिक सहायता देते हैं, ये भी सही है। ठीक है, इसके कारण वे नए राष्ट्रों की नीतियों पर नियंत्रण रखते हैं। अब इन तीनों में आपको चुनना है कि कौन सही है, सही को चयन करना है। तो ठीक है, थोड़ा सा सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, तो मैं इस क्लास को कल कंटिन्यू कर दूंगा। ठीक है, थैंक यू।